बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 टॉपिक एनर्जी कन्वर्जन एंड एनर्जी कंजर्वेशन को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनर्जी कंजर्वेशन को पढ़ते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन के मुतालिक फिजिक्स में लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड not destroyed, it can only be transferred from one form into another form। इसका मतलब ये है कि एनर्जी को ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना हम इसको खत्म कर सकते हैं। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्ज करें अभी मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, तो मेरी बॉडी जो है उसके अंदर केमिकल एनर्जी है। मैं जब बोलता हूँ तो वो किस में कन्वर्ट होती है? साउंड में। और मैं जब हाथ हिलाता हूँ तो वो किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में। या मैं किसी चीज को ऊपर लेके जाता हूँ तो फिर पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है। मतलब हम जो एनर्जी है हमारे अंदर उसको हम मुख्तलिफ फॉर्म में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो रिमेन कांस्टेंट होती है। जितनी हमारे पास केमिकल एनर्जी होती है उतनी ही हम साउंड, उतनी ही हम हीट, उतनी ही हम मैकेनिकल एनर्जी को में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इस तरह नहीं कर सकते कि हमारे पास अवेलेबल एनर्जी 100 जूल है और हम क्या करें 90 जूल कन्वर्ट करें, 10 जूल हमारे पास बिल्कुल खत्म हो जाए, मतलब वो हमारे पास बाकी ही ना रहे, या हम 100 में से 110 जूल जो है वो किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट करें। ना तो ये कम हो सकती है ना ये ज्यादा हो सकती है। जितनी आपके पास होगी उतनी आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको इसके लिए फिर ये लॉ मौजूद है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हमें बताती है कि एनर्जी सिर्फ आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी आप इसको ना तो पैदा कर सकते हैं ना आप इसको खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कन्वर्जन का वर्ड है इसका सिंपल मतलब ये है कि फर्ज करें आपके पास मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल जनरेटर जो है उसमें हम क्या करते हैं? जनरेटर को हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और वो मैकेनिकल कर किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। गाड़ियां जो है गाड़ियां उसको हम क्या देते हैं? केमिकल एनर्जी देते हैं। पेट्रोल में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल। गाड़ियां उसको फिर किस में कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल में। इसके बाद जो मोटर्स है, मोटर्स पानी वाले मोटर को हम कौन सी एनर्जी देते हैं? इलेक्ट्रिकल। और फिर ये मोटर जो है ये इसको किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में। ये जो डैम्स है, डैम्स जो हमने बनाए हैं उसमें बेसिकली क्या होता है? डैम्स जो है उसमें हम पानी जो है वो स्टोर करते हैं, तो पानी के अंदर कौन सी एनर्जी आती है? पोटेंशियल। वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फॉल होती है किसके ऊपर? टरबाइन के ऊपर। और ये टरबाइन को चलाती है, उसको मैकेनिकल एनर्जी देती है। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल। फिर इसी मैकेनिकल को टरबाइन किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये हमारे घरों में जो लाइट बल्ब
है जो हमें रोशनी देते हैं, उसको पहले हम कौन सी एनर्जी देते हैं? इलेक्ट्रिकल। फिर वो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? हीट प्लस लाइट में। तो इससे हमें ये वाज़ेह हुआ कि एनर्जी जो है वो सिर्फ आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ऑल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अब इसके बाद है मैकेनिकल एनर्जी इक्विवेलेंस। एनर्जी इक्विवेलेंस आइंस्टाइन ने एनर्जी और मास को एक फेमस इक्वेशन के जरिए आपस में लिंक किया, और वो इक्वेशन क्या था कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। E आपके पास एनर्जी है, M आपके पास क्या है? मास है। ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि अगर आपके पास ज्यादा मास अवेलेबल होगा तो एनर्जी भी उससे क्या प्रोड्यूस होगी? ज्यादा प्रोड्यूस होगी। दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। अगर आप एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना चाहते हो तो अगर आपके पास ज्यादा एनर्जी अवेलेबल है तो ज्यादा मास में आप इसको क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। अगर कम मास अवेलेबल है तो वो हमें एनर्जी क्या देगा? कम देगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे, वो क्या है? mc स्क्वायर। ये जो c स्क्वायर है दिस इज कांस्टेंट। c को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर, या हम इसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे c का सिर्फ एक ही काम है, वो इक्वेशन के दोनों साइड्स को आपस में बैलेंस करती है। अगर आप सिंपल c की बात करते हैं तो वो स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन यहाँ पे जो c स्क्वायर है उसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन तभी बैलेंस होता है, इसके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के तभी बराबर आते हैं जब आप यहाँ पे c स्क्वायर जो है वो क्या करते हैं? पुट करते हैं। अब एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट होती है, मास किस में कन्वर्ट होती है? एनर्जी में। अब एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट होती है, इसके लिए आपने सीखना है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है? इसमें आपके पास एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मास में कन्वर्ट होती है। किस तरह कन्वर्ट होती है? एक फोटॉन आता है और वो किसके साथ टकराता है? न्यूक्लियस के साथ। फिर इसके बाद वो किस में कन्वर्ट होता है? पॉजिट्रॉन में। और इसके अलावा किसमें? इलेक्ट्रॉन में। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है? ये पार्टिकल्स है। इसी वजह से पार्टिकल का फिर मास होता है। हम कहते हैं कि इन दोनों का मास है, इसी वजह से पहले ये एनर्जी थी, अब किसमें कन्वर्ट हो गई? पार्टिकल्स में। पार्टिकल का मास होता है तो यहाँ पे एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? मास में। अब इसके बाद जो इसका अपोजिट प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन क्या है? पेयर एनिहिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें आपके पास एक पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन है, और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है। ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों जो है ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं और इनसे क्या चीज बनती है? एनर्जी। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? फोटॉन के फॉर्म में होती है। तो बेसिकली ये इक्वेशन हमें ये बताता है कि एनर्जी जो है उसको आप मास में कन्वर्ट करते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी है जो हमें ये बताती है कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा आपके पास क्या होगी? एनर्जी होगी। ठीक है।